नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ गिल्लू पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने एक छोटी सी गिलहरी का वर्णन किया है, जिसका नाम गिल्लू था। इस गिल्लू की महादेवी वर्मा ने देखभाल की थी। लेखिका ने इस कहानी में गिल्लू के क्रियाकलापों का मतलब होता है उसके दिन भर के कामों का वर्णन किया है। इस कहानी में दोनों के आपसी प्रेम को दर्शाया गया है। आज लेखिका उसके मरने के बाद उसको याद कर रही है। आइए अब गिल्लू की कहानी पढ़ते हैं। सोन जूही में आज पीली कली लगी है। सोन जूही होता है जूही का एक पौधा, और उसमें आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण का मतलब होता है याद आना, और अनायास का मतलब होता है अचानक। तो आज महादेवी वर्मा जी को उस छोटे से जीव की याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। लता मतलब होता है बेल, और सघन मतलब जो घनी सी हरियाली होती है। हरितमा मतलब हरियाली। तो उस हरियाली में वो छिपकर बैठता था, और फिर मेरे निकट मतलब लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उनको चौंका देता था। तब उनको कली की खोज रहती थी। लेखिका को तब ये रहता था कि कब इस जूही के फूल में कोई फूल की कली निकलेगी। लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज है। आज उस छोटे से जीव की खोज है। आज छोटे जीव गिल्लू की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अब इससे यहाँ पता चल रहा है कि गिल्लू मर गया है, और उसके जो मतलब शरीर है उसको यहाँ मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, ये सोनजूही के जो पौधे के नीचे। तो वो सोच रहे हैं कि कौन जाने स्वर्णिम कली मतलब सुंदर सी सुनहरी कली के बहाने वह गिल्लू मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो है। जैसे वो पहले मुझे चौंकाता था, कूद कर आ जाता था, उसी तरह से वो कली बनकर मुझे चौंका रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब लेखिका जी कहते हैं कि उन्होंने सुबह देखा कि एक गमले के चारों तरफ 2 कौवे एक जीव को चोंचों से मार रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी का मतलब होता है कौवा। अब ये एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अपमानित, मतलब एक साथ इसको सम्मान दिया जाता है और एक साथ ही इसका अपमान भी किया जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब जब पितृपक्ष लगता है, श्राद्ध लगते हैं, तो तब उनको हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको कौवे के रूप में ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब होता है प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जब हमारे मेहमान आते हैं, कोई दूरस्थ मतलब दूर जो होते हैं हमारे प्रियजन, तो वो जब भी हमारे घर आते थे उनका संदेश भी ये कौवा ही हमारे घर तक पहुंचाता है। कर्कश का मतलब होता है कटु, जो कानों को चुभने वाली आवाज़ होती है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कौवे की जो आवाज़ होती काँव काँव करता है तो उसको हम कर्कश अच्छा नहीं मानते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण मतलब जो कौवों के बारे में वो बता रहे थे, विवेचना कर रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे, उसमें अचानक बाधा आ गई। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर
लेखिका की दृष्टि रुक गई, उनकी नज़र रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब कौवे उसको अपना आहार बनाना चाहते हैं। आहार मतलब भोजन बनाना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लोग प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब होते हैं 2 कौवे। अब उनके 2 चोंच भी लगती उस पर, तो उसके लिए बेचारा जो गिल्लू था उसके प्राण वैसे ही खतरे में पड़ जाते। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था, बिना हिले डुले, कि उसको लग रहा था अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं तो इनको लगेगा कि ये जीवित नहीं है। तो वो बचने के लिए निश्चेष्ट सा उस गमले पे चिपटा पड़ा था, चिपका हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। जो लेखिका थी वो गिल्लू को उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। मतलब जो उसके मुंह में दूध डाला था वो इधर उधर गिर जाता है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब होते हैं मुलायम, रोए जो उसके बाल होते हैं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ना। तो उसको देखकर सारे आश्चर्य में पड़ गए कि इतना अच्छा स्वस्थ कैसे हो गया है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, मतलब उसको नाम दे दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसके रहने के लिए ये व्यवस्था कर दी गई। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता, मतलब इतनी समझदारी दिखाता था कि सारे हैरान रह जाते थे। जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। अब वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कुछ न कुछ हरकतें करता रहता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मतलब ये लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे काम करता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर रहता था। लघुगात का मतलब होता है उसका छोटा सा शरीर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता है कि मतलब लेखिका क्या क्या काम कर रही है, तो अपनी चमकीली आंखों से उनको देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता था। चिक चिक करके वह उसकी जो आवाज़ होती है तो उससे वो लेखिका को सूचना देता था कि अब उसको भूख लगी है। और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता और लिफाफे से बाहर नहीं आता था, वहीं ऐसे ही रहकर काजू और बिस्किट खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी।
मतलब उसको या तो बुला रही होंगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका को लगा कि गिल्लू को अब आज़ाद करना चाहिए, तो लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि इतने छोटे जीव को कोई भी खा जाता। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मतलब वहाँ उस कमरे में ज़रूरी कागजात होंगे, तो इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए लेखिका हमेशा कमरा बंद ही रखती थी। तो लेखिका कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरे में गई, उन्होंने कमरा खोला और भीतर पैर रखा। वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा है। लेखिका के सिर से पैर। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। मतलब लेखिका जब भी बाहर जाती तो गिल्लू भी अपने खिड़की की जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब वो सोचता था कि लेखिका के आने से पहले वो कमरे में चला जाएगा। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सून जूही की पत्तियों में। अब वो सोचता कि मैं छुपूंगा और फिर लेखिका मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और अचानक से उनके आगे जाकर मैं उनको चौंका दूंगा। तो इसलिए वो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में छिप जाता और कभी सून जूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई थी, ऐसा वो कहती हैं। लेखिका जी कहती हैं कि ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है कि किसी ने भी मेरी थाली में मेरे साथ खाना खाया हो। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब जिसने ये नियम तोड़ा है वो सिर्फ गिल्लू ही था। लेखिका जी कहती हैं कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य का मतलब होता है खाने की चीज़, मतलब भोजन। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, उनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती है तो वो या तो खाते नहीं है या उन चीज़ों को फेंक देते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब जो लेखिका जी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। जब लेखिका अस्पताल में थी तो उन्होंने देखा कि उसने अपना जो प्रिय भोजन था, जो उसको सबसे अच्छा लगता था, तो वो खाया ही नहीं। क्यों? उन दिनों लेखिका ने उसको भोजन नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था। लेखिका जी कहती हैं कि उनकी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। परिचारिका का मतलब होता है सेविका। तो ऐसे लगता था कि अगर वो चला जाएगा, हट जाएगा, तो कोई सेविका यहाँ से चली गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता,
न अपने झूले में बैठता, मतलब वो लेखिका के पास ही बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता, क्योंकि जो सुराही होती है वो ठंडी होती है, तो इसीलिए गिल्लो उसके पास लेट जाता था कि वो अभी ठंडा रहेगा। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। जैसे किसी की भी औसत आयु होती है, जैसे मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष कही जाती है, उसी तरह से गिलहरियों की जो आयु होती है वो 2 वर्ष ही होती है और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो अतः गिल्लो की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न वह बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। जो यातना मतलब होता है पीड़ा जो वो झेल रहा था, ऐसे में भी वह लेखिका के पास आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मतलब होता है कि मरने की स्थिति में। गिल्लू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया। अब यहाँ पे लेखिका जी कहते हैं कि उसके पंजे इतने ठंडे हो रखे थे कि उनको गर्म करने के लिए लेखिका जी ने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया। उष्णता का मतलब होता है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब प्रथम किरण जो होती है सुबह की, जो सुबह सूरज की रोशनी आती है, तो कहते हैं उसके स्पर्श से, मतलब छूने के साथ ही वह इस जीवन से कहीं और चला गया, मतलब वो नया जन्म कहीं लेगा। तो इसलिए लिखा हुआ कि और जीवन जीने के लिए चला गया और यहाँ से ये सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, मतलब गिल्लू को वहाँ सोनजूही की लता या पेड़ के नीचे उसको गाड़ा गया, उसको दबाया गया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि ज़्यादातर गिल्लू उसी पे कूदता रहता था, उसी के बीच में छिपता रहता था। इसलिए भी कि वह उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जूही के पीताभ मतलब जूही के पीले फूल, छोटे फूल भी खिल जाने का विश्वास मतलब जो भी छोटे छोटे फूल खिलते उस छोटी गिलहरी की तरह। तो कहते हैं उनको देख के जो लेखिका हैं उनको बहुत संतोष मिलता है, उनको लगता है कि यह गिल्लू ही आया है वापस नया जन्म लेके और उनको फिर खुशियाँ देता है।